दोस्तों आज नेपाल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका कारण है बालेन शाह। बालेन शाह अब से लगभग 3.5 साल पहले एक साधारण व्यक्ति थे, एक मामूली छात्र थे, एक रैपर थे। लेकिन 3.5 साल पहले वो अपना राजनीतिक दल बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, काठमांडू के मेयर बनते हैं। उसके बाद से आज बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। महज 3.5 सालों में उन्होंने अपने प्रधानमंत्री तक का सफर, राजनीतिक सफर किया है। इसी वजह से ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय ये भी है कि जब ये प्रधानमंत्री बनने वाले रहते हैं या इन्हें पूरी सीटें आ जाती हैं तो ये गाड़ी पे चढ़कर डांस करते हैं और जिससे जेनजीज प्रभावित होते हैं, उनके स्टेप पूरे दुनिया में दोहराए जाते हैं, जेनजीज इनको फॉलो करते हैं और पूरी दुनिया में इन्हें चर्चा का विषय बना देते हैं। दूसरा कारण है संदीप राणा। संदीप राणा भारत में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि संदीप राणा इससे पहले अमित शाह के पीए थे, एबीवीपी के लिए काम करते थे। अमित शाह के साथ इन्होंने रणनीति सीखी, बहुत सारा काम किया। उसके बाद ये अपने देश नेपाल चले गए और ऐसी जगह से सांसद बन गए जहां पर पिछले 35 सालों से कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति सांसद बना ही नहीं था। वहां पर ये गंभीर अंतर से जीते हैं, भारी अंतर से जीते हैं। आज मैं संदीप राणा और बालेन शाह के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि बहुत सारे भारतीय, नेपाली तो इस समय हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भारतीय इन दोनों लोगों को नहीं जानते हैं। चूंकि नेपाल से हमारा रोटी बेटी का संबंध है, इसलिए वहां के चमत्कारी लोगों को आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले संदीप राणा को पास आपको मैं ले चलता हूं। संदीप राणा के बारे में बता देता हूं क्योंकि संदीप राणा ने भी बहुत बड़ा चमत्कार किया है। संदीप राणा के बारे में बताऊं तो संदीप राणा जो है वो पाल्पा डिस्ट्रिक्ट के पाल्पा 1 से संसदीय चुनाव जीतकर अपनी जगह बनाए हैं नेपाल के संसद में। यह पाल्पा सीट लगभग 3 दशक से 33-34 सालों से ये यहां पर वामपंथी दलों का दबदबा था, लेकिन संदीप राणा यहां से नेपाली कांग्रेस के खाते में सीट अपनी डाले हैं, नेपाली कांग्रेस से जीते हैं। लगभग 35 सालों से यहां पर नेपाली कांग्रेस का कोई दबदबा नहीं था, यहां पर वामपंथी दलों का दबदबा शुरू से रहा है। इस चुनाव में संदीप राणा को 18,000 से अधिक वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी नारायण प्रसाद आचार्य को लगभग 16,000 वोट मिले। वहां पर से जीत के आए हैं संदीप राणा। संदीप राणा का जो शुरुआती करियर था वो न्यू दिल्ली से शुरू हुआ, जहां वो पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में आए, एबीवीपी के साथ जुड़े, एबीवीपी के संगठन के लिए काम किए और लगातार एबीवीपी के साथ जुड़ने के साथ साथ उन्होंने खूब आंदोलन किया। एबीवीपी में काम करते हुए उन्होंने छात्र हित के मुद्दे उठाए, छात्र शक्ति के लिए काम किया, देश में हो रही अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भारत के लिए लगातार वो प्रदर्शन करते रहे। एबीवीपी के माध्यम से भारतीय छात्र नीति से जुड़ाव के कारण उन्हें भारत की जो प्रतिष्ठित राजनीतिक दल है बीजेपी में भी काम करने का अवसर मिला और उसी के साथ साथ उन्हें अमित शाह के करीब जाने का भी मौका मिला। अमित शाह के ये करीब रहे, अमित शाह के पीए ये काफी वर्षों तक रहे। अमित शाह के साथ काम करते करते इन्होंने तमाम राजनीतिक गुणा गणित, तमाम वो चीजें सीखी जो बहुत बारीक होती है। अब समझिए जो अमित शाह के साथ रहेगा, जिसे भारत का चाणक्य कहा जाता है राजनीतिक, वो कितना बड़ा राजनीतिक हो जाएगा। इसी का फायदा इन्हें नेपाल में मिला और नेपाल में वो एक ऐसी जगह से सांसद हुए जहां पर पिछले 35 सालों से वामपंथी लोगों का, वामपंथी दलों का कब्जा था। 11 मार्च 2026 में पाल्पा 1 सीट से इन्होंने जीत हासिल की और पहली बार राष्ट्रीय सांसद बने कांग्रेस से नेपाल के अंदर। इसी के साथ अब हम अगली बार चलते हैं बालेन शाह के पास। बालेन शाह जो इस समय पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बालेन शाह एक स्मार्ट प्रधानमंत्री हैं, जेनजीज में इनकी जबरदस्त पकड़ है। बीते दिनों जब नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ तो उस समय बालेन शाह का चेहरा पूरी दुनिया में दिख रहा था। टाइम मैगजीन से लेकर दुनिया भर के प्रतिष्ठित मैगजीन ने इन्हें पावरफुल लोगों में स्थान दिया। बालेन शाह अब नेपाली नहीं, पूरे दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गए हैं क्योंकि वो नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनका जो पूरा नाम
नाम है वो बालेंद्र शाह है। प्यार से लोग इन्हें बालेन बालेन बोलते हैं, इसलिए पूरे नेपाल के लोग उन्हें बालेन शाह बोलने लगे। इनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को हुआ था। मतलब अभी ये 36 साल के इस अप्रैल में हो जाएंगे। महज 36 साल की उम्र में ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और नेपाल के इतिहास में इससे कम वर्ष का प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा है। बालेन शाह को वहां जेनजीज इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले नेपाल में उन्होंने जिसे भी देखा है वो राजनीतिक विलासिता में डूबा हुआ था। चाहे वहां के प्रधानमंत्री ओली हो, चाहे वहां उससे पूर्व के प्रधानमंत्री हों, सब अपने बच्चों बेटों के लिए थे। उनके बेटे बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, उनकी महंगी तस्वीरें, महंगे लाइफस्टाइल आते थे। बालेन शाह ने उसे तोड़ा है। बालेन शाह पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी हैं और एक बार और मैं आपको बता दूं कि बालेन शाह को बुलडोजर बालेन भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि जब वो काठमांडू के मेयर बनते हैं तो उन जगहों पर जहां अतिक्रमण है, जहां पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो खुद चश्मा पहन के बुलडोजर लेके वहां पहुंच जाते थे और उसे तोड़ देते थे। इसलिए इनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से भी वहां के लोग करते थे और यहां के लोग करते थे। इनका नाम भी बुलडोजर बालेन है। इनके बारे में अगर हम जाने तो इनके पिता का नाम राम नारायण शाह है और इनकी माता का नाम ध्रुव देवी है। इनकी पत्नी है, उनका नाम है सबीना काफले। इनकी एक बेटी है। इनका पूर्ण रूप से मूल परिवार है वो मिथिला का है, मधेशी है और पहले मधेशी व्यक्ति हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। मधेशियों को मूल रूप से वहां वंचित समझा जाता था, वो अकेले समझते थे, लेकिन एक पहली बार ऐसा हुआ है कि मधेशियों का वहां पर प्रधानमंत्री बने हैं। तो बालेन शाह को समझिए, बालेन शाह की स्मार्टनेस ऐसी है कि जब वो पहली बार मेयर बनते हैं तो पहली बार जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो उसके पीछे जो मैप लगाते हैं उसमें पूर्ण नेपाल दिखाया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद इसी मैप को ग्रेटर नेपाल बोला जाने लगता है। इस मैप का प्रचार नेपाल में होने लगता है। नेपाल के बहुत सारे लोग इस मैप को अपने पीछे लगाने लगते हैं। लेकिन बालेन शाह उसी समय पूरे भारत सहित नेपाल में चर्चा का विषय बन जाते हैं। बालेन शाह की अगर पढ़ाई की बात करें तो बालेन शाह की जो पहली पढ़ाई हुई है वो नेपाल में ही हुई है, जो उनकी शुरुआती शिक्षा हुई है। उसके बाद से उन्होंने जो बैचलर की डिग्री हासिल की है वो हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज नेपाल से हासिल की है। लेकिन एमटेक करने के लिए ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक किए हैं और वो मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में किए हैं जो कि कर्नाटक में है। और वहीं से इन्होंने भारतीय संस्कृति को भी समझा, भारतीय भाषा को भी समझा और भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी समझा। भारत के कर्नाटक से इनका लेना देना है। कर्नाटक में इन्होंने पढ़ाई की है। लगभग 2016 से 18 के बीच वो बेंगलोर में पढ़ाई कर रहे थे। वहीं से सामाजिक और राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान इनके अंदर हुआ। ये अपने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। राजनीति में आने से पहले बालेन शाह प्रसिद्ध हिप हॉप रैपर थे। इनके रैपर सॉन्ग, इनके गाने आज भी प्रचलित हैं। नेपाल अगर हैशटैग आप लगा लीजिए तो सिर्फ इस समय इन्हीं के गाने हैं। जितने युवा हैं, जितनी लड़कियां हैं, जितने जेनजीज हैं, सब इनके साथ फोटो लगा रहे हैं। कुछ स्मार्ट कह रहे हैं, कुछ करीबी कह रहे हैं, हैंडसम कह रहे हैं, कुछ रैपर कह रहे हैं। कुल मिला जुला के चर्चा इन्हीं की है। जेनजीज इन्हीं को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने 2012 में अपना पहला गाना गाया था सड़क बालाक और इसको रिलीज किया था। यह गाना जो है वो भ्रष्टाचार से संबंधित गाना था, बेरोजगारी से संबंधित गाना था। इस गाने की वजह से बालेन बहुत चर्चा का विषय बन गए थे और 2012 में उनकी उम्र काफी कम थी, लेकिन उस समय नेपाल में ये गाना, ये रैप गाना काफी हिट हुआ था। गाना प्रसिद्ध होने के बाद 2022 में वो मेयर का चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, अपने राजनीतिक दल के साथ लड़ते हैं और काठमांडू जीत जाते हैं, काठमांडू के मेयर बन जाते हैं। और 2022 में जब वो मेयर बनते हैं तो मेयर बनने के बाद उन्होंने अपने चैम्बर में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया था, जो अभी मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। 2022 में जब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो जीतने के बाद वो नेपाल की राजनीति में 15वें मेयर के रूप में शपथ लेते हैं। ये नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाता है क्योंकि वो किसी भी राजनीतिक
राजनीतिक दल से नहीं थे, किसी भी ऐसी पार्टी से नहीं थे जो पहले से वहां पर प्रतिष्ठित थी। मेयर रहते हुए उन्होंने शहर के कचरा प्रबंधन पर जबरदस्त कार्य किया, अवैध निर्माण के लिए कार्य किया और ट्रैफिक और शहरी प्रशासन के लिए इन्होंने जबरदस्त काम किया। शायद यही कारण था कि लोग कहने लगे कि जो व्यक्ति इतने कम समयों में काठमांडू की स्थिति सुधार सकता है, कम बजट में मेयर जैसे पद पर रहते हुए यह व्यवस्था संभाल सकता है, अगर वो देश का प्रधानमंत्री बने तो निश्चित रूप से देश में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए लगभग नेपाल के 76% लोगों ने इन्हें वोट दिया, 125 से ज्यादा इन्हें सीट दिलाई और यह बहुत प्रचंड जीत थी, बड़ी जीत थी और यही कारण है कि आज ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने। 2025 में इनकी लोकप्रियता इस कदर थी कि जब वहां पर जेनजीज आंदोलन हुए तो सबसे बड़ा नाम बालेन शाह का ही निकलकर सामने आ रहा था। हर जेनजीज की आवाज में बालेन शाह का नाम था। लगभग उस जेनजीज आंदोलन में 77 लोगों की जान गई और 77 लोगों की जान जाने के बाद जब वहां का सत्ता परिवर्तन होने लगा तब भी लोग कह रहे थे कि बालेन शाह को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन शायद अगर इस उम्र का कोई और व्यक्ति रहता तो वो तुरंत वहां पर प्रधानमंत्री बन जाता, अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन बालेन शाह ने उस समय सब्र रखा। कम उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया है, अगर हम चुन कर आते हैं तो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ही कुछ करेंगे। तो बालेन शाह ने उस समय अंतिम प्रधानमंत्री बने रहने दिया। उस समय सुशीला अंतिम प्रधानमंत्री रही, उसके बाद से वो लगातार रही। फिर नेपाल में कायदे से चुनाव हुए, बालेन शाह ने अपने प्रतिनिधियों को उठाया, नए नए लोगों को मार्केट में लाया और नए नए लोग चुनाव लड़े और उसके बाद वो सारे लोग बालेन शाह के नाम पर चुनाव जीते और लगभग बालेन शाह ने नेपाल की 165 सीटों में से 125 सीटें हासिल कर ली और लगभग 76% वोटों पर अपना कब्जा कर लिया और वो चुनाव जीत गए। ये नेपाल की स्थिति है, नेपाल के जेनजीज की स्थिति है और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जेनजीज का युग है। जो जेनजीज चाहेंगे वो कर देंगे। हालांकि नेपाल की 76% आबादी जेनजीज नहीं है, लेकिन जेनजीज के इस आंदोलन के बाद 77 लोगों की नेपाल में शहादत के बाद बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना और इतने प्रचंड तरीके से बनना, यह भी अपने आप में पूरे दुनिया के लिए सोचने का विषय बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बालेन शाह जिस जगह से प्रधानमंत्री बने हैं, जो केपी ओली की सीट थी, वहां पर उन्होंने 50,000 वोटों से उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 50,000 वोटों से हराया है और ये वही व्यक्ति हैं जो पूर्व के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सोचिए, आपकी टक्कर सीधे प्रधानमंत्री से थी, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री से थी। आपकी उम्र मात्र 35 साल थी, लेकिन आप इतनी बड़ी जीत हासिल करके आए हैं। पूरे दुनिया के लिए एक नया चैप्टर है ये। जेनजीज ने इस चैप्टर की शुरुआत की है। हालांकि इस चैप्टर की शुरुआत बांग्लादेश में कुछ जेनजीज ने की थी, लेकिन बांग्लादेश के जब दोबारा चुनाव हुए तो वही सत्ता घिसी पिटी दोबारा आ गई। लेकिन नेपाल में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, नेपाल ने एक नई शुरुआत की है। शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जेनजीज का युग है। जेनजीज जो का चाहेंगे सत्ता उधर ही जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये नेपाल पर बनी वीडियो कैसी लगी? आपको बालेन शाह कैसे लगे? आपको संदीप राणा कैसे लगे? इनकी कहानियां आपको कैसे लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर मुझसे कुछ छूट गया है बालेन शाह के बारे में या संदीप राणा के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं उस पर अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इसके बारे में पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, बालेन शाह जी के बारे में या संदीप राणा जी के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।